गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी पाठ्य पुस्तक वितान का जो पहला लेसन है सिल्वर वेडिंग। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है मनोहर श्याम जोशी। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार सिल्वर वेडिंग की भूमिका प्रारंभ होती है, किस प्रकार कार्यालय में यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग विषय पर चर्चा होती है, किस प्रकार ऑफिस में उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उनसे जो है सिल्वर वेडिंग के उपलक्ष्य में चाय इत्यादि की मांग करते हैं, चाय मठरी इत्यादि की मांग करते हैं। तो यह परंपरा सालगिरह मनाने की जो परंपरा होती है, यह अंग्रेजों के चोचले बता करके यशोधर बाबू उससे कन्नी काट लेते हैं और उसके बदले में जो है पैसे दे करके वहां से रुखसत होते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा कि यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व है, उनके जो संस्कार हैं, उनके सिद्धांत हैं, वो पूरे सिद्धांत कहीं ना कहीं जो है किशनदास यानी कृष्णानंद से प्रभावित है। कृष्णानंद उनके पूर्ववर्ती जो है अधिकारी थे। उनके संरक्षण में वह आगे बढ़े। उन्होंने छोटे पोस्ट से बड़े सेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी पद पर जो पद उनको प्राप्त हुआ, उस पद तक पहुंचने में जो समय बीता, वह समय में उस किशनदास का संरक्षण उनको प्राप्त था। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विषय में, किशनदास की मेमोरीज के विषय में कि जब भी हर छोटी छोटी बातें उनको किशनदास की याद दिलाती है। इसके साथ साथ जो भी समाज में उनके सिद्धांतों के अनुकूल नहीं लगता है, जो वो मान्य उनके सिद्धांत, उन सिद्धांतों से जो भी कुछ परिवर्तन लगता है तो उनको वो समहाउ इम्प्रॉपर कह करके जो है उससे जो है परहेज करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो चीज हो रहा है यह सही नहीं है। सो आइए हम इसी पाठ के सारांश के रूप में आगे हम पढ़ते हैं कि किशनदास की यादें, कि किन किन प्रसंग में यशोधर बाबू जो हैं वह किशनदास को याद करते, कौन कौन सा संस्मरण है जिसमें यशोधर बाबू किशनदास को याद करते। नेक्स्ट, यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध। यशोधर बाबू का अपने परिवार के लोगों के साथ, सदस्यों के साथ आपस में कैसा संबंध था। कैसा संबंध मतलब आपस का जो संबंध था मधुर था, प्रेममय था, या उनके लिए एक बोझ जैसा था, उबाऊ था, या आपस में मतभेद था, कैसा संबंध था, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। जब भी यशोधर बाबू बिरला मंदिर या किसी भी मंदिर जाते थे तो उनकी मन स्थिति कैसी होती थी, क्या उनका मन लगता था, क्या वो बातें सोचते थे, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पति पत्नी के मतभेद। आपस में उनका पति पत्नी का रिश्ता कैसा था, बहुत स्वाभाविक था, बहुत मधुर था, कैसा रिश्ता था, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं किशनदास की याद। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किशनदास का यशोधर बाबू का जो पूरा व्यवहार है, पूरा सिद्धांत है, कहीं ना कहीं वो किशनदास के व्यवहार से प्रभावित है। उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के सहयोग से वो आगे बढ़े, तो उनको पूरी तरह से वो अपने जीवन में उनका जो है वह अनुकरण करते हैं। यहाँ तक कि उनकी पहनावा, यशोधर बाबू का जो पहनावा है, वो पहनावा भी किशनदास के पहनावे से ही मिलता जुलता है। वो याद करते हुए एक प्रसंग में यशोधर बाबू जो है किशनदास को याद करते हुए कहते हैं कि मैं बेवजह शादी विवाह के प्रसंग में फंस गया। अगर मैंने शादी विवाह नहीं किया होता तो मेरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरता। और किशनदास की तरह मैं भी जो है जिस प्रकार किशनदास अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित करते हैं, समाज के सहयोग में लगा देते हैं, उसी तरह मैं भी दूसरे की सेवा करता, दूसरों को जो है मार्गदर्शन करता, दूसरे के लिए जो उचित सहयोग हो सकता मैं करता। लेकिन पुनः उन्हें स्मरण हो आता है कि यशोधर बाबू का पूरा जीवन तो अच्छे से गुजरा, लेकिन किशनदास का पूरा जीवन तो अच्छे से गुजरा, लेकिन किशनदास का जब अंत समय आया तो उनका अंत बहुत अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो रिटायर होने लगे तो रिटायर होने के बाद कोई उनके सहयोग के लिए आगे नहीं आ सका। जब रिटायर हुए तो उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ा। अब ऐसे समय में कोई यशोधर बाबू जैसे अनगिनत लड़कों की उन्होंने किशनदास ने मदद की थी जीवन में, लेकिन कोई आगे आ करके उनका सहयोग नहीं कर सका। यहाँ तक कि यशोधर बाबू मानस पुत्र होने के बाद भी, पट शिष्य होने के बाद भी
चाह कर भी दिल में अथाह प्रेम रखने के बाद भी परिवार के दबाव के कारण वो चाह कर भी किसनदा को अपने घर में जगह नहीं दे सके। तो यह उनके लिए बहुत दुखद बात थी और अंततः उनको गांव जाना पड़ा। और गांव जाने के बाद उनकी कैसे मृत्यु हो गई इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। तो लोग समय को मानते हैं कि इनका मृत्यु जो हुआ होगा से हो गई, मतलब कि कोई ऐसी विशेष घटना नहीं थी। समय के साथ अंत में हर व्यक्ति अकेला हो जाता है और अकेलापन हर व्यक्ति को काटता है, अकेलापन हर व्यक्ति को परेशान करता है। तो जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है। तो यही अकेलेपन के कारण हो सकता है किसनदा की मृत्यु हुई हो। सो जिसकी भी मृत्यु होती है जो हुआ होगा से ही होती है। तो शायद अगर परिवार होता, उनके परिवार में लगे हुए लोग होते तो शायद उनको जो है संभालने वाले लोग होते, तो मृत्यु तो होती सबकी, लेकिन मृत्यु का कारण जो है वह पता होता कि ऐसा नहीं होता कि जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु नहीं होती। तो इस प्रसंग में जो है यशोधर बाबू किसनदा को याद करते। इसके साथ साथ जो भी उनके व्यवहार में है, जो भी उनके तरीके में है, मॉर्निंग में उठना, टहलने जाना, व्यायाम करना, ये सब जो कुछ भी है, मंदिर जाने, यह सब उन्होंने किसनदा से सीखी हुई है, उनका अनुकरण किया हुआ है। जब भी किसनदा, कृष्णानंद जब भी जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए तो एक बार वह यशोधर बाबू के घर अवश्य जाते थे। भले ही परिवार के लोग पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन एक बार वह यशोधर बाबू के घर अवश्य जाते थे, आपस में प्यार मोहब्बत से बात करते थे और उनको सीख देते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यह नसीहत उनको देते थे और यह नसीहत उनको पूरी तरह से एकदम अच्छे से याद हो गई थी और इस नसीहत को वो तहे दिल से मानते थे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये थी, उनकी वेशभूषा के प्रसंग में, पहनावे के प्रसंग में भी वह किसनदा का अनुकरण करते थे। किस प्रकार किसनदा जो है जब थे तो उस समय किस प्रकार कुर्ता पैजामा, उस पर ऊनी गाउन पहनते थे, उसमें गोल बिलायती टोपी पहनते थे, हाथ में घड़ी लगाना नहीं भूलते थे। यह सब प्रसंग पूरी तरह से यशोधर बाबू के मन में, दिल में बस गया था। यही कारण है कि जो है उनको वही पहनावा उनको भी भा गया था, यही पहनावा वह भी पहनते थे। यद्यपि उनके परिवार वाले इससे बहुत खुश नहीं थे, नाखुश थे, लेकिन फिर भी वो चाह कर भी इतने उनके सिद्धांतों से, उनके मूल्यों से, उनके आदर्शों से उनके मन में इतना बस गया था कि वह चाह कर भी उन सिद्धांतों से अपने आप को कभी निकाल नहीं पाते थे। एक प्रसंग में और याद करते हैं कि परिवार यशोधर बाबू को किसनदा का पट शिष्य कहा जाता है, मुख्य शिष्य। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मंदिर का जो पुजारी होता है, कि पुजारी के मृत्यु के उपरांत जो उसका शिष्य, प्रमुख शिष्य होता है, वह मंदिर का या जो भी कार्यभार होता है, उस कार्यभार का वो निर्वहन करता है, उसको वो पालन करता है। तो उसी तरह से पट शिष्य होने के नाते, किसनदा के मुख्य शिष्य होने के नाते, उन्होंने जो परंपराएं जो कृष्णानंद ने प्रारंभ की थी, उन परंपराओं का निर्वहन जो है वह यशोधर बाबू ने किया। यद्यपि उनके परिवार वालों ने पुरजोर विरोध किया, पूरी तरह से उनको अप्रासंगिक बनाते हुए, बुजुर्ग बताते हुए, आधुनिकता से पूरे हटे हुए बताते हुए हर तरह से विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी यशोधर बाबू किसी तरह से, किसी भी रूप में उसका परहेज, उन जो कार्यों से परहेज करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन उन कृतियों को, उन कार्यों को निभाया। जैसे भले ही पत्नी, बच्चे जो भी हो नाराज हो, लेकिन अपने घर में होली गवाना, मतलब होली के समय जो फगुआ गवाया जाता है, एक गीत होता है, तो लोग आकर के अबीर, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाते हैं, गुजिया वगैरह खाते हैं और गीत गाते हैं, फगुआ गीत गाते हैं। तो फगुआ गवाना, होली के समय फगुआ गवाना, यह किसनदा की परंपरा थी। इस परंपरा का निर्वहन यशोधर बाबू ने किया। नेक्स्ट था जनेऊ बदलने के लिए कुमायूं अपने घर आमंत्रित करना, मतलब जनेऊ को परिवर्तन करने के लिए जो भी ऐसे जनेऊधारी लोग थे उनको अपने वहां आमंत्रित करना, उनको भोज इत्यादि देना, यह सब कार्य।
रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना। जब भी रामलीला होता था गांव में, जो भी उस स्थान पर जब भी रामलीला होती थी, तो रामलीला में जो भी कलाकार होते थे उन कलाकारों को एक रूम जो है किशन दादे दिया करते थे। उन्हीं परंपरा का निर्वहन जो है यशोधर बाबू भी करते थे। यद्यपि उनके परिवार वालों को तनिक भी भाता नहीं था, रास नहीं आता था, लेकिन फिर भी उस परंपरा से वो परहेज नहीं कर पाते थे। यशोधर बाबू ने किशन दास से ही विरासत में प्राप्त की थी ये सारी परंपराएं, जो परंपराएं मूल्य आज के समय में पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन परंपराओं को वह प्रासंगिक मानते हुए, आवश्यक मानते हुए उन सब कार्यों में किसी तरह का परहेज नहीं करते थे और बड़े ही रुचि के साथ करते थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किशन दा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। हर बात में उनको अफसोस होता है, भले उनका पूरा जीवन अच्छा था, लेकिन अंत में किशन दा का जीवन जो है वह अच्छे से नहीं बीता। तो हर बार वह किशन दा को अपनी यादों में, स्मरण में याद रखते हैं। अगला पॉइंट है यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध। तो यशोधर बाबू और उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, उनके बेटी का, उनके बच्चों का जो परिवार का आपसी जो संबंध था वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत मधुर संबंध नहीं था। आपस में हमेशा मतभेद होता रहता था। जो बेटे थे वो नई विचारधारा के थे, नई परंपराओं के थे, और पिताजी जो यानी यशोधर बाबू थे वह पुरातन विचारधारा के। तो दो विचारधाराओं में परस्पर टकराव होता था और माताजी यानी यशोधर बाबू की पत्नी हमेशा अपने बच्चों का ही पक्ष लेती थी। सो इसको लेकर के हमेशा उन लोगों में मतभेद हुआ करता था। यशोधर बाबू अपने पत्नी के पहनावे से, अपने उसके संस्कार से उन्हें पसंद नहीं था। उनका जो बनावटीपन था, वास्तविकता नहीं, जो बनावटीपन था वो बनावटीपन यशोधर बाबू को रास नहीं आता था। लेकिन फिर भी जो है माँ जो थी यानी यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो नई चाल में अपने आप को ढालने में कामयाब लगभग हो चुकी थी, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को ढाल नहीं पाए थे। इसलिए दो विचारधाराओं में हमेशा टकराव होता रहता था। सिद्धांत के पक्के यशोधर को पिछले कई वर्षों में अपने पत्नी, बच्चों से हर छोटी छोटी बातों में मतभेद रहता था। मतभेद, हमेशा विचारधाराओं में भिन्नता। दो बातें होती है, मतभेद, मनभेद। तो मनभेद नहीं, मतभेद होता रहता था। तो यही कारण था कि वह परिवार से, घर से इतने खिन्न रहते थे कि उनकी छुट्टी 5 बजे होती थी, लेकिन वह अपना समय इधर उधर व्यतीत करके 8 बजे घर पहुंचते थे, क्योंकि घर पहुंचने पर इसी तरह से विचारधाराओं में भिन्नता मिलेगी, इस तरह से होगा, तो इसलिए वह घर पहुंचना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ उन्हें पत्नी का पहनावा, स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, विचारधारा, इस तरह से बच्चों का पक्ष लेना, गलत जो बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी उन बातों का समर्थन करना, यह कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। कारण यह था कि मूल रूप से उनकी पत्नी जो थी उन संस्कार वाली नहीं थी। उन संस्कार मतलब कि जिस ट्रेडिशन का फॉलो वो इस समय कर रही थी, जिन विचारधाराओं का पालन अपने बच्चों के प्रभाव में आकर कर रही थी, वो वास्तविक रूप से बचपन से ही वैसी नहीं थी। तो यह उनके लिए थोड़ा बनावटीपन सा लगता था। तो इसलिए यशोधर बाबू इस सब बातों से खुश नहीं होते थे। इसलिए वह उनको हमेशा चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुमुहा से लोग करे तम्मा से, शनायल बुढ़िया इत्यादि नाम से बुलाते थे। इसके साथ साथ पत्नी के मन में भी एक कसक रहती थी, एक मन में कष्ट था कि जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे तो कभी यशोधर बाबू ने, कभी यानी उनके पति ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। सो यह जो कसक थी, यह कसक उनके मन में, यशोधर बाबू की पत्नी में पूरी तरह से रच बस गई थी। यही कारण था कि वह अपने पूरी तरह से तन मन मनोयोग से अपने बच्चे के पक्षधर थी, अपने बच्चे का ही पक्ष लेती थी। और यही कारण था कि यशोधर बाबू उनको तरह तरह का कह करके, सनायल बुढ़िया कह करके, तरह तरह की बातें कह करके उनका मजाक उड़ाते थे। उनका बेटा जो था, उनका जो बड़ा बेटा था, बड़ी कोई अच्छी विज्ञापन कंपनी थी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी, तो उसमें वह
1,500 की पगार पर वह नौकरी करता था। तो उस समय 1,500 मतलब बहुत बड़ी बात। तो 1,500 की नौकरी, यद्यपि वह प्राइवेट थी, यशोदा बाबू का मानना था कि वह चाहते थे कि जब तक वह रिटायर हो उनका कोई ना कोई बेटा जो है वह सरकारी डिपार्टमेंट में आ जाए और यह जो क्वार्टर है वह क्वार्टर उनको फिर से मिल जाए, किसी तरह से उनको ये क्वार्टर खाली ना करना पड़े, क्योंकि इस क्वार्टर से यशोदा बाबू की यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए यशोदा बाबू का यह सपना था। लेकिन उनका बेटा प्राइवेट डिपार्टमेंट में जा करके, तो उनको कहीं ना कहीं यह चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी कि बेटे को इसकी जगह पे कुछ और करना चाहिए था। तो इससे अपने बेटे से भी वह खुश नहीं थे और वह कहते थे उनके साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती। तो उन्हें लगता था कि उनका बेटा जो है साधारण है और उसको असाधारण वेतन वाली जो नौकरी है वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, डाइजेस्ट नहीं होती थी। कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा करके, किसी के साथ छल करके इतना कमाया जाना, तो यह उन्हें उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, तो इसलिए पक्षधर नहीं थे। इसके साथ साथ वह कई बार आपस में मनमुटाव होता था, तरह तरह की बातें होती थी और उनको किशनदा की एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण हो आती थी, जिसमें वह कहते थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं वह घर बनाते हैं, मकान घर माने जो मकान बनाते, बिल्डिंग खड़ी करते हैं, और जो सयाने जो अच्छे लोग होते हैं, वो समझदार लोग होते हैं, वो उस मकान को घर बनाते हैं। घर का मतलब जिसमें भावना जुड़ी हो, जिसमें आपस में प्रेम जुड़ा हो, जिसमें लोगों की यादें जुड़ी हो, जिसमें किसी की भावना जुड़ी हो। जो लोग मूर्ख होते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, 4 मंजिला 10 मंजिला इमारत को बना करके खुश होते हैं कि मेरा बड़ा इतना आलीशान महल है, मेरा इतना आलीशान घर है। लेकिन वास्तविकता उस घर से नहीं होती है, बल्कि वास्तविकता जो होती है वह वास्तविकता उसमें रहने वाले लोगों के आपसी दिली लगाव को लेकर के होती। तो इस प्रकार जो है पत्नी बच्चों को लेकर के उनका जो मन में भावना थी वह पूरी तरह से प्रसन्न नहीं थे। आपस में हमेशा मतभेद होता रहता था। पत्नी के पहनावों को लेकर के हमेशा बोलते रहते थे और बच्चे भी उनकी हर बातों को लेकर के, उनकी बात 5 बजे छुट्टी होती है, 8 बजे घर पे आते हैं, तो उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी बच्चों को। फिर उसके साथ साथ जो भी किशनदा की परंपरा का निर्वाह करते थे, होली गवाना और जनेऊ के लिए बच्चों को बुलाना, फिर इसके साथ साथ जो रामलीला के लिए क्वार्टर देना, ये सब बच्चों को पसंद नहीं आता। तो यही सब कारण था, आपस में मतभेद होते रहते थे। नेक्स्ट है मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। जब यशोधर बाबू जब भी किसी मंदिर जाते थे तो उनकी मानसिक दशा जो थे, जैसे क्या थे, यशोधर बाबू जो थे वो पूर्णतः जो थे कर्मकांडी नहीं थे। कर्मकांड मतलब कि दिखावे पर, आडंबर में उन्हें कोई बहुत विश्वास नहीं होता था। वो आडंबर को प्रमुखता जो है वह नहीं देते थे। तो यह जब भी मंदिर जाते थे, प्रवचन सुनते थे, तो वह प्रवचन में प्रयास करते थे कि उन्हें जो है मन लगा के मनोयोग से वह पूजा अर्चना कर सके, लेकिन उनका मन उन कर्म कांडों में नहीं लग पाता था। तो एक बार का प्रसंग है कि वह मंदिर गए और जो है प्रवचन सुन रहे थे और ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि उन्हें जो है ईश्वर के दर्शन हो जाए, उनके जीवन का जो मोक्ष है, सार्थकता है, उनको प्राप्त हो जाए। इसी बीच में उन्हें एक प्रवचन के दौरान एक जनार्दन शब्द आता है, प्रवचन चल रहा होता है, उसी समय एक जनार्दन शब्द आता है। तो कर्मकांडी ना होने के कारण जनार्दन शब्द से उन्हें अपने जीजाजी जनार्दन की याद आ जाती है। मन से, कहने का अर्थ क्या है कि वह मन से वहां उपस्थित नहीं थे। उनका दिमाग जो है जनार्दन शब्द पर टिक करके रह जाता है और बोलते हैं कि उन्हें जनार्दन की याद आती है, जिया जी की याद आती है। वो चाहते हैं कि अहमदाबाद जाकर उनसे मिले, उनसे परिवार वालों से बातचीत करें, लेकिन परिवार वालों, उनके यानी यशोधर बाबू के परिवार वालों को यहाँ से दूर जाना और इस तरह रिश्तेदारी से संबंध स्थापित करना, अननेसेसरी अनावश्यक रिश्तों में घुसना, यह सब उनके परिवार वाले लोगों को पसंद नहीं आता। क्या है, आजकल का जो जमाना है, हर व्यक्ति चाहता है कि सीमित रहे,
किसी से बहुत आसपास अगल बगल किसी से जो लगाव है वो लगाव धीरे धीरे सीमित होता चला जा रहा है। परिवार संयुक्त से जो है एकल परिवार में परिवर्तित हो जा रहे हैं। लोग किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाले नहीं है। एक एक से इंसिडेंट मिलता है कि बच्चे माता पिता को छोड़ दे रहे हैं, माता पिता अपने बच्चे को छोड़ दे रहे हैं। जो रिश्तों में भावनात्मकता थी, रिश्तों में जो संवेदनात्मकता थी, वह धीरे धीरे लुप्त प्राय सी होती चली जा रही है। तो उसी सामाजिक रिश्तों को लेकर के, उन्हीं भावनाओं को लेकर के यह कहानी रची गई है कि बच्चे ये पसंद नहीं करते थे, परिवार वाले पसंद नहीं करते थे कि वह अहमदाबाद जीजा जी से मिलने जाएं और वह समय व्यतीत करे। अनावश्यक आर्थिक जो है स्थिति पर भार आई, यह उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। अंततः पति पत्नी के मतभेद। आपसी रिश्ते में कैसा मतभेद था? यशोधर बाबू का परंपरागत रूप अपनी पत्नी को पसंद नहीं था। वो कहती थी जब स्थिति जैसी थी वो अलग बात थी, लेकिन आज का समय परिवर्तन हो गया है, तो हमें अपने उन स्थितियों से आगे निकल के आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के ढोना नहीं चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू का कहना था कि हम जो हमारा मूल है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा वजूद है, हमें उन वजूद से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। सो ऐसा करके कह करके वह आपस में तनातनी खिंचाखिंची होती रहती थी। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं, मतलब अपने जीवन में तो कोई कुछ देखा नहीं। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर बाबू विधवा बुआ के पास रहे, मतलब उनका संरक्षण देखभाल, विधवा माँ की मृत्यु हो जाती है तो उनका संरक्षण बुआ जी करती है। फिर बुआ जी के बाद फिर जब पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको नौकरी लगती है तो यशोदा ये किशनदा के संरक्षण में आते हैं। तो उन्होंने पूरा जीवन घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, परिवार के साथ किस तरह से प्रेम भाव पूर्वक रहा जाता है, यह सब ज्ञान जो है वह यशोधर बाबू को कतई नहीं है। और जब वह दिल्ली आए तो किशनदा की छत्र छाया में पढ़ने लगे। सो उन्हें वही सब गंवई, जो गांव का ठेठ गांव का जो ज्ञान होता है, वही ठेठ गांव का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस प्रकार परिवार में अपने आप को जो समय के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वह नहीं सीख पाए, इसलिए उनकी पत्नी उनको बुजुर्ग कहकर बताती हैं कि तुम तो बूढ़े हो चुके हो। यशोधर को पत्नी, अब यशोधर बाबू को क्या कंप्लेंट है? यशोधर बाबू को कंप्लेंट है कि उनकी पत्नी जो है मूल रूप से वैसी नहीं थी जैसी वह बन रही है या दिखावा कर रही है। उन्हें अपने पत्नी का स्लीवलेस ब्लाउज पहनना जो है वह पसंद नहीं है। रसोई जो कि पवित्र स्थान होता है, रसोई में लेकर के चावल दाल भात लेकर के रसोई में ही शुरू हो जाना कि एक तरफ खाना बनाते रहे वह एक तरफ खाते रहे, तो यह परंपरा उन्हें कतई पसंद नहीं है। इसके साथ साथ ऊंची हील, बेटी के साथ कंपटीशन में लगी होकर के ऊंची हील की सैंडल पहनना उन्हें कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। सो यह सब बातें आपस में उनको कचोटती रहती हैं। सो इस प्रकार दोनों की विचारधाराओं में आपस में हमेशा टकराव होता रहता है। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है, किस प्रकार रिश्ते, किस प्रकार संवेदनाएं, किस प्रकार रिश्तों में जो मानवीय मूल्य धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसको ध्यान में रख करके मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ तक का पाठ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है पेज नंबर 1 से लेकर 19 तक है, लंबी कहानी है। तो हमने इसको संक्षिप्त रूप में तोड़ के बताने का प्रयास किया है। आप इस सारांश पढ़ लीजिएगा, इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको अपने शब्दों में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। और नेट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उससे भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। आप घर पे हैं, समय का इसका सही उपयोग करिए और जो है लेसन आप अपने हिसाब से तैयार करने का प्रयास करें। अगर कोई असुविधा हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।